हेलो एवरीवन। आज हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे जो कि 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच हुआ था और इसमें वेदों की रचना हुई थी जो कि हिंदू धर्म की नींव रखने के लिए पवित्र ग्रंथों का संग्रह है। वेद की बात करें तो वेद एक अद्भुत सभ्यता के समग्र ज्ञान, विज्ञान, परंपरा और संस्कृति का स्रोत है। ये ब्रह्मांडीय ज्ञान के संचित ज्ञान का मौखिक संकलन है जो अनादिकाल से जीवित है। वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांटा जाता है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 बीसी है और वहीं दूसरी तरफ उत्तर वैदिक काल की टाइम पीरियड की बात करें तो 1000 से 600 बीसी है। अब हम लोग जानते हैं कि वेद क्या है, तो बता देते हैं कि वेद की जो उत्पत्ति है वो विद धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है जानना। वेद शब्द वैदिक ग्रंथों में निहित पवित्र ज्ञान को संदर्भित करता है। आप जानते होंगे कि हम यहाँ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है क्योंकि वे उस समय की मौखिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। चारों वेद में ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है जिसमें 10 मंडल है। जो गायत्री मंत्र है वो तीसरा मंडल है और 9वें मंडल में सोम मंडल है। ऋग्वैदिक काल के जो पुरोहित हैं उन्हें होत्री के नाम से जाना जाता है। 10वें मंडल को पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। बात करें यजुर्वेद की तो इसमें कर्म कांड का उल्लेख है। इसमें यज्ञ का सभी अनुष्ठानिक कार्य इसमें शामिल हैं। इसके पुरोहित को अघवरियु कहते हैं। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहले वाला काला और हाल का सफ़ेद। आगे बात करें सामवेद की तो इसमें गायन है। ये चारों वेदों में सबसे छोटा वेद है और इसके पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद में जादुई मंत्रों का संकलन है जिसका उपयोग बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर भगाने के लिए किया जाता है। अथर्ववेद जो है वो नवीनतम वेद है और इसमें ऋग्वेद के भी कुछ श्लोक शामिल हैं। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिताएं की बात करें तो वेदों का सबसे प्राचीन भाग संहिता है। इसमें भगवान के लिए मंत्र, प्रार्थनाएं और भजन शामिल है। ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण संहिता अध्यायों की गद्य व्याख्या है। इसमें बलि, अनुष्ठानों और उसके परिणामों का विवरण और स्पष्टीकरण दिया गया है। अरण्यक की बात करें तो वन जीवन पर आधारित ग्रंथ है। इसमें बलिदान अनुष्ठानों की प्रतीकात्मक और दार्शनिक तरीके से व्याख्या करता है। उपनिषद की बात करें तो कुल 108 उपनिषद है जिनमें से 13 को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उपनिषद में बलिदान, शरीर और ब्रह्मांड के बारे में दार्शनिक विचारों की एक महान विविधता है। आत्मा और ब्रह्म की अवधारणाओं से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है तो वो उपनिषद है। अब हम लोग बात करते हैं वैदिक कार्य। वैदिक कार्य वैदिक ऋचाओं के रचयिता थे। ऋचाओं कहें तो मंत्रों के। 19वीं सदी में आर्यों की एक जाति माना जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि मूलतः आर्य दक्षिणी रूस से मध्य एशिया तक फैले स्टेपिज पर्वतमाला में कहीं रहते थे। प्रारंभिक वैदिक कार्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। और इसमें ये जो 7 नदी थे, सिंधु, वितस्ता जिसे झेलम कहते हैं, चिनाब को उस समय अस्किनी कहा जाता था, रावी को परुस्नी, ब्यास को बिपास, सतलज को सतुद्री और सरस्वती, ये 7 नदियाँ थीं। उत्तर वैदिक काल के दौरान वे धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़े और पूर्वी उत्तर प्रदेश, कौशल और उत्तरी बिहार विदेह पर कब्जा कर लिया। अब हम लोग प्रारंभिक वैदिक काल के स्रोत के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं जिसमें 4 वेदों का उल्लेख है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ऋग्वेद इसमें सबसे प्राचीन है। इसमें 10 मंडल है जिसमें 2 से लेकर 7 जो मंडल है वो सबसे प्राचीन माना जाता है।
उत्तर वैदिक काल के स्रोत की बात करें तो इसमें ऋग्वेद के पहले मंडल, 8वें मंडल, 9वें और 10वें मंडल को ऋग्वैदिक संहिता में बाद में जोड़ा गया। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक संहिता का 10वां मंडल और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद विशेष संहिताएं बाद में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद में अयस का उल्लेख है जो कि लोहे का प्रयुक्त होता है। अयस शब्द लोहे के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन अगर पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो जो लोहा है उसे उत्तर वैदिक काल से जोड़ा गया है। प्रारंभिक वैदिक सभ्यता में कोई स्पष्ट राजनीतिक पदानुक्रम नहीं है। हालांकि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई थी। जो प्रारंभिक वैदिक समाज था वो काफ़ी हद तक समतावादी था और जनजातीय मूल्यों और मानदंडों द्वारा शासित होता था। अब हम लोग यहाँ पे राजनीतिक जीवन की बात करते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल की और उत्तर वैदिक काल की। तो आर्यों की जो मुख्य सामाजिक इकाई थी उसे जन माना जाता था, और वहीं दूसरी तरफ उत्तर वैदिक काल की बात करें तो वहाँ पे राष्ट्र शब्द का पहली बार उपयोग किया गया। मुखिया की बात करें तो ऋग्वैदिक काल का मुखिया जो होता था वो राजन होता था, जिसका मुख्य कार्य था शत्रुओं से जन और मवेशियों की रक्षा करना। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो राजन, जिसे मुखिया भी कहते थे, अब उस क्षेत्र के रक्षक की भूमिका संभाला और वहाँ जनजाति के लोग बसे हुए थे। उस जगह को उसने खुद को रक्षक बनाया। बात करें प्रमुख पद की तो वंशगत और जनजातीय सभाएं वंश के लोगों में से राजा के चयन में शामिल नहीं थी, और दूसरी तरफ उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत और विस्तृत राज्याभिषेक अनुष्ठान होने लगा, जैसे कि वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ। प्रशासन की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में राजन को अपने कार्य में सभा, समिति, विदत, गण और परिषद नामक जनजातीय सभाओं से सहायता मिलती थी, और इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। सभा जो होती थी वो चुनिंदा कबील सदस्यों के परिषद होती थी, और समिति में पूरा कुल शामिल हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पर सभा और समिति जैसी जो संस्था थी वो समाप्त हो गई थी। कर की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में लोग जो थे वो उन्हें उपहार दिया करते थे, जिसे बलि के नाम से जाना जाता था, और ये जो थे वो विशेष अवसरों पर लोगों द्वारा अपने मन से दिया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल की बात करें तो बलि, भाग और शुल्क धीरे धीरे नियमित कर बन गया। पहले ये अपने मन से दिया जाता था विशेष उपहार में राजा को, लेकिन अब ये जो था उसे नियमित कर के तौर पे लिया जाने लगा। सेना की बात करें तो यहाँ पे एक अस्थायी लड़ाकू सेना होती थी जिसे युद्ध के समय संगठित किया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अल्प विकसित सेना आ गई, और ये सभी लोग द्वारा जो कर दिए जाते थे उस पर निर्भर हुआ करती थी। ब्राह्मणों की स्थिति की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में यज्ञ या बलिदान आयोजित किए जाते थे, जो कि पुरोहित द्वारा किए जाते थे। उन्हें राजाओं के उपहारों का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता था, और वे कबीले के अन्य सदस्यों की तुलना में श्रेष्ठ स्थान रखते थे। कौन? तो पुरोहित। वहीं उत्तर वैदिक काल में जैसे जैसे राजन्य का महत्व बढ़ता गया, वैसे वैसे ब्राह्मणों का भी महत्व बढ़ता गया। बाद के काल में कार्यवाहक पुरोहितों का दर्जा देवताओं के बराबर हो गया। कार्यवाहक ब्राह्मण को दान से संतुष्ट होना पड़ता था। अब हम लोग यहाँ पे वैदिक काल का समाजवादी जीवन की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ समतावादी था, लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में ये जटिल हो गया। प्रारंभिक वैदिक समाज जाति के आधार पर विभाजित नहीं था, लेकिन जो बाद का वैदिक समाज आया उसमें वर्ण व्यवस्था का आधार विभाजित हो गया। परिवार की बात करें तो प्रारंभिक वैदिक काल में परिवार का सबसे बड़े समूह से संबंधित होता था, जिसे विश या कबीला कहा जाता था। एक या एक से अधिक कुलों को मिलाकर जन या जनजाति बनाई जाती थी, और जन जो थी वो सबसे बड़ी सामाजिक इकाई होती थी। वहीं उत्तर वैदिक काल में परिवार वैदिक समाज की मूलभूत इकाई बन गया। 3 या 4 पीढ़ियों के एक साथ रहने से उत्तर वैदिक काल परिवार इतना बड़ा हो गया कि उसे संयुक्त परिवार कहा जाने लगा। वर्ण व्यवस्था, अभी हमने आपको बताया कि वैदिक काल में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं था।
वहीं दूसरी तरफ उत्तर वैदिक काल की बात करें तो समाज को 4 वर्ण में विभाजित कर दिया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। महिलाओं की बात करें तो स्टार्टिंग में महिलाओं की स्थिति तो अच्छी थी, वे शिक्षित थीं, उन्हें सभाओं में भाग लेने का अधिकार था। कुछ महिला कवियत्री का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा: अपाला, विश्वास, घोषा, लोपामुद्रा। और उस समय महिलाएं अपने साथी चुनने के लिए स्वतंत्र थी और वो जब चाहे शादी कर सकती थी। अब उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी? तो उस समय महिलाओं की स्थिति में गिरावट हुई, वे पुरुषों के अधीन हो गई और किसी भी बड़े निर्णय में उन्हें पुरुषों की भागीदारी मतलब किसी भी बड़े निर्णय में उनकी भागीदारी नहीं होती थी महिलाओं की। सार्वजनिक बैठकों से भी उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था और बाल विवाह आम होते गए। वर्ण आश्रम की बात करें तो प्रारंभिक वैदिक काल में ऐसी कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। वहीं उत्तर वैदिक काल की बात करें तो ग्रंथों में जीवन के 3 चरणों का उल्लेख है: ब्रह्मचर्य जो कि विद्यार्थी जीवन है, गृहस्थ जीवन और वानप्रस्थ जो कि आश्रम का जीवन है। बाद में चौथा चरण संन्यास उत्तर वैदिक काल में जोड़ दिया गया। वर्ण के साथ मिलकर इसे वर्ण आश्रम धर्म के नाम से जाना जाने लगा। जनजातीय संघर्ष की बात करें तो अधिक चारागाह भूमि हुई थी और मवेशी की बढ़ती आवश्यकता ने अंतर जनजातीय संघर्षों और युद्धों में वृद्धि में योगदान किया। अंतर जनजातीय संघर्ष अक्सर होते थे। इसका एक उदाहरण ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं की लड़ाई है, जिसे 10 राज्य युद्ध कहते हैं। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो जनजातियों के बीच संघर्ष और जनजातियों के भीतर संघर्ष की प्रकृति भी बदल गई। अब झगड़े जो थे वो भूमि को लेकर होते थे। पहले झगड़े जो होते थे वो मवेशी को लेकर होते थे और अब जो झगड़े होते हैं वो भूमि को कब्जा करने पर को लेकर होते थे। गोत्र प्रणाली की बात करें तो प्रारंभिक वैदिक समाज में गोत्र प्रणाली प्रचलित नहीं थी। वहीं उत्तर वैदिक काल में गोत्र का अर्थ एक समान गोत्र वाले लोग एक ही पूर्वज के वंशज हैं और एक ही गोत्र के सदस्यों के बीच कोई विवाह नहीं हो सकता। विवाह की बात करें तो विवाह आमतौर पर एक पत्नी वाला होता था, लेकिन मुखिया कभी कभी बहुविवाह का अभ्यास करते थे ऋग वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल की बात करें तो बहुविवाह का प्रचलन हो गया, एकल विवाह को प्राथमिकता दी जाती थी। सामाजिक समूह की बात करें तो व्यवसाय जो था वो जन्म पर आधारित नहीं था। वैदिक और गैर वैदिक लोगों के बीच अंतर करने के लिए वर्ण या रंग का उपयोग किया जाता था। वहीं उत्तर वैदिक काल की बात करें तो सामाजिक समूहों का विभाजन जो था वो केवल व्यवसाय पर आधारित हो गया और समाज अभी भी लचीला था, जहाँ किसी भी व्यवसाय जन्म पर निर्भर नहीं था। ऋग्वेद के मंत्र लोगों के धार्मिक विचारों को दर्शाते हैं। वे अपने आसपास की प्राकृतिक शक्तियों जैसे कि हवा, पानी, वर्षा, अग्नि आदि का सम्मान करते थे, जिन पर कोई नियंत्रण नहीं था, और उन्हें प्रकृति को मानवीय रूपों में कल्पित देवत्व से संपन्न किया। धार्मिक जीवन में बात करें तो वैदिक काल का जो धार्मिक जीवन था उसमें कुछ देवता महत्वपूर्ण थे, जैसे कि इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, पूषण, यम, सोम आदि। और वहीं देवियों की बात करें तो उषा, सरस्वती और पृथ्वी जैसी कई देवियां जो थी वो देवताओं के समूह में दूसरे स्थान पर रहती थी। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार इंद्र का उल्लेख हुआ है, इंद्र देवता का, और इसके लगभग 250 मंत्र हैं। वहीं उत्तर वैदिक काल की बात करें तो पहले जो प्राकृतिक था, अब वो चीज़ विष्णु और रुद्र जो ऋग्वेद में छोटे देवता थे वो उभर गए। पूषण जो मवेशियों की रक्षा करते थे वे शूद्रों के देवता बन गए। यज्ञ की बात करें तो प्रारंभिक वैदिक काल में बलिदानों में भजन और प्रार्थनाएं पढ़ी जाती थी और ये यज्ञ आमतौर पर पुजारियों द्वारा किया जाता था। बलि अनुष्ठान के परिणाम स्वरूप गणित और पशु शरीर रचना विज्ञान के ज्ञान का विस्तार और विकास भी हुआ। वहीं उत्तर वैदिक काल की बात करें तो वहाँ पे महत्वपूर्ण यज्ञ हो गए, जैसे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये सब शामिल हो गए थे। और इस काल के अंत तक यज्ञों की जटिलताओं पर पुरोहिती प्रभुत्व के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एक दार्शनिक सिद्धांत का निर्माण हुआ, जिसका विवरण उपनिषदों में मिलता है।
अब बात करें आर्थिक जीवन की, तो ऋग्वैदिक समाज स्रोत मवेशियों के महत्व के विशाल प्रमाण प्रदान करता है। गौ शब्द जिसका अर्थ होता है गाय, जिसके पास बहुत सारे मवेशी होते थे उन्हें गोमत कहा जाता था। राजा या मुखिया को गोपति या गायों की रक्षा करने वाला कहा जाता था। ऋग्वेद में समय की माप के लिए गोधूली शब्द का प्रयोग किया जाता था। दूरी को गवयुति कहते थे। बेटी को दुहित्री के नाम से जाना जाता था, अर्थात जो गायों का दूध दूहती है। नातेदारी इकाइयों को गोत्र के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक वैदिक काल का आर्थिक जीवन, जिसमें पशुपालक जो था वो समाज में प्रमुख व्यवसायिक गतिविधि थी। सब पहली प्राथमिकता पशुपालन को दी गई थी। लेकिन उत्तर वैदिक समाज की बात करें, आर्थिक जीवन की बात करें, तो उसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। कृषि की बात करें तो प्रारंभिक वैदिक काल में जौ के साथ किसी अन्य अनाज का उल्लेख नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें स्थानांतरित कृषि का प्रचलन था। वहीं उत्तर वैदिक काल की बात करें तो चावल जो था वो मुख्य आहार हो गया था। चावल का उल्लेख व्रीहि, तंदुला और शाली के रूप में मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस अवधि के दौरान दोहरी फसल पद्धति भी प्रचलित हो गई थी और जौ के अलावा लोगों ने गेहूं, चावल, दालें, मसूर, बाजरा, गन्ना और अन्य फसलें उगाना शुरू कर दिया था। पशुओं का पालतूकरण की बात करें तो मवेशी, भेड़, बकरी, घोड़े दूध, मांस और खाल के लिए पाले जाते थे। वहीं उत्तर वैदिक काल की बात करें तो भैंस को कृषि प्रयोजनों के लिए पालतू बनाया गया। इस दौरान भगवान इंद्र को हल के भगवान की उपाधि दी गई थी। कर की बात करें तो लोग मुखिया को बलि के नाम से बलि के नाम से कर देते थे, जो कि वो एक कर नहीं होता था, वो एक भेंट होता था, उपहार स्वरूप होता था, जिसे अपने मन से दिया जाता था और वो भी जब विशेष अवसर होते थे उस समय दिया जाता था और इसकी वसूली के लिए कोई अधिकारी का उल्लेख नहीं था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया तो ये सब जो था वो एक कर के रूप में हो गया और जो भागलुगा था वो कर संग्रह अधिकारी हुआ करता था। लौह प्रौद्योगिकी की बात करें तो जो ऋग्वैदिक काल था वे लोहे की तकनीक का उपयोग नहीं करते थे और तांबे से परिचित थे। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आने लगा उस समय लोहे से बनी सॉकेट युक्त जो कुल्हाड़ियाँ होती थी, लोहे की नोक वाले हल और कुदाले ने कृषि की दक्षता बढ़ाई, जिससे कृषि में अधिशेष उत्पन्न हुआ और इसलिए उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख व्यवसाय बना वो कृषि बना। विनिमय के माध्यम की बात करें तो गायें विनिमय का सबसे लोकप्रिय साधन थी। पुजारियों को बलिदान करने के लिए गाय, घोड़े और सोने के आभूषण दिए जाते थे। लेकिन बाद में निष्क नामक सोने के सिक्कों का प्रयोग किया जाने लगा उत्तर वैदिक काल में। तो ये रहा हम लोग का आज का वैदिक काल। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और आपको इसे 1 से 2 बार और देखना होगा ताकि आप इसे अच्छे से और समझ लें। तो थैंक यू। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।